तमाम लोग जो इस सभा में मौजूद हुए हैं, मैं आप सब लोगों को इनकलाबी सलाम करता हूं। आप सब लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। मंच पे बैठे बाकी वक्ताओं को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और मैं अपनी बात आप सब लोगों को बधाई देके करना चाहता हूं। और ये बधाई मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं जो इस सभा में शामिल है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोग सड़कों पे उतरे, चाहे वो नॉट इन माई नेम प्रोटेस्ट के थ्रू हो या अभी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, या कितने भी बैनर के बिना बैनर के जितने भी लोग बाहर निकले, वो यहाँ के हुक्मरानों को एक संदेश दे दिए हैं। अगर आज आप टीवी खोल के देखें और टीवी के डिबेटों को देखें तो वो इस बात का बहुत मजे ले रहे हैं कि इस देश में कोई विपक्ष नहीं बचा है, कि इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो शायद आज के समय भारतीय जनता पार्टी की चुनौती दे सके। मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप इन तमाम लोगों को देखिए, आप इन तमाम जलसों को देखिए, आप इन तमाम विरोध प्रदर्शनों को देखिए और विपक्ष इस देश का क्या दिखता है और कैसा दिखता है वो आपको सड़कों में दिखेगा। इतनी दहशत के बाद, इतना डर फैलाने के बाद, इतना झूठ फैलाने के बाद आज भी वो सच की आवाजों को दबा नहीं पाए हैं, आज भी वो इंसाफ की आवाजों को दबा नहीं पाए हैं। और अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम और आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो ये विपक्ष सिर्फ हमारा विरोध और विपक्ष बन के नहीं रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं हम इसको विकल्प बनाएंगे। और अगर इस जिम्मेदारी को हम समझेंगे तो हमको कल इतिहास याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा और इतिहास हमारा शुक्रिया अदा करेगा। इतिहास पूछेगा वो कौन लोग थे जो तानाशाही के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे, और वो कौन लोग थे वो चुपचाप डर के बैठ गए थे। अगर इस जिम्मेदारी को हम समझे तो इस तानाशाह, इस फासिस्ट राज को हम हराएंगे। आज राजस्थान आने का, जब हमने नफरत के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत करी है, तो राजस्थान आने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जितनी ये घटनाएं हमने देखने को मिली वो देश के अलग अलग कोनों में तो मिली, लेकिन राजस्थान में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले। और जो रवैया देश में प्रधानमंत्री का होता है वही रवैया आपके यहाँ मुख्यमंत्री का भी होता है। सन्नाटा, चुप्पी, जब मामला बहुत बड़ा बन जाए तो एक ट्वीट, और एक ऐसा ट्वीट जिसमें कोई अगर पढ़े तो उसको समझ में ही ना आए हुआ क्या है। जफर खान को मार दिया जाता है, वसुंधरा राजे महिला मोहतरमा बोलती है हमें बहुत दुख है जफर के देहांत पे। मैडम वो देहांत नहीं था, वो मर्डर था। वो मर्डर था जो दिन दहाड़े स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे वहां कुछ कार्यकर्ताओं ने जफर खान का किया। आप बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, जहां जो फंड वहां टॉयलेट बनाने के लिए आते हैं उस फंड को तो खा जाते हैं, और जब महिलाएं वहां खुले में टॉयलेट करना पड़ता है और कोई जाकर उनको परेशान करता है, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न करता है और उसको कोई रोकता है तो उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। और पूरी स्टेट मशीनरी इस चीज में लगी रहती है किस तरीके से साबित किया जाए कि जफर खान को लिंचिंग करके नहीं मारा गया, जफर खान की कोई नेचुरल मौत हुई। एक केस नहीं है, जफर खान को उठा लीजिए, पहलू खान को उठा लीजिए, और ये तो वो ऐसे केस हैं जो शायद नेशनल मीडिया में, नेशनल डिस्कोर्स में आए। जो जयपुर के अंदर काम करने वाले लोग वो जानते हैं सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है। 2015 में भगौर जिले में 6 दलितों को दिन दहाड़े इस तरीके से लिंच कर दिया था। उसी महीने एक मुसलमान को लिंच कर दिया था। एक आम बात है, ये गौरक्षक, और उनको गौरक्षक नहीं बोलता, जो है उनको बोलना चाहिए ये आतंकवादी लोग हैं, ये भगवा आतंकवादी लोग हैं जो इस देश में, इस सरकार के फालतू आतंकवादी हैं। इस देश में आतंक, इस देश में दहशत फैला रहे हैं, और वो आतंक और दहशत इस देश के अंदर, इस स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर ही फैलाने की को पूरी छूट है। पिछले कुछ दिनों में जब जुनैद की हत्या हुई, और जुनैद की हत्या के बाद पूरे देश में और देश में क्या दुनिया के कई कोनों में लोग निकल कर आए, तो 5-6 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब को याद आया कुछ हो भी गया है। साबरमती आश्रम में, कहीं अमेरिका या इजराइल में थे, लौटे, गुजरात पहुंचे, साबरमती आश्रम में जाके बोले कि हम गौरक्षक के नाम पे हिंसा नहीं सहेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन उसके पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था? जुनैद के इंसाफ के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। अखलाक के इंसाफ के बारे में बोला? नहीं बोला। और कौन आपको सीरियसली ले? आपके अपने गुंडे, आपके अपने पालतू आतंकवादी आपको सीरियसली नहीं लेते। अगले ही दिन जाके झारखंड में अलीमुद्दीन की हत्या कर दी। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बोला है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मीडिया में दिखाया जा रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके बाद गौरक्षकों पे लगाम लगेगी, इसके बाद ये जितने फ्रिंज एलिमेंट्स उन पर लगाम लगेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं
एक तरफ तो यह हत्याकांड बंद नहीं हुआ, ये गुंडागर्दी बंद नहीं हुआ, यह आतंक बंद नहीं हुआ, लेकिन अगले एक महीने में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे अलग अलग घटनाओं में, चाहे पहलू खान की घटना हो, चाहे जुनैद के हत्याकांड हो, चाहे अखलाक को जो मारा गया उसका वो वाला कांड हो, हर एक जगह 12 जून को पहलू खान के हत्यारों को बेल मिल जाती है। 29 जुलाई को 12 जुलाई को सॉरी 29 जुलाई को जुनैद के हत्यारों को बेल मिल जाती है। 2 दिन बाद अखलाक के हत्यारों को बेल मिल जाती है, और कितनी आसानी से बेल मिल जाती है। और सिर्फ इन लोगों को बेल नहीं मिली है, हम सारे लोग जो अलग अलग जनवादी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि जनवादी आंदोलन में जब रहते हैं तो कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। हमको भी एक समय बंद कर दिया था, और हम सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है किसी इंसान को बेल दिलाना, कितना मुश्किल होता है किसी मुसलमान जिसको एक फर्जी आतंकी केस में बंद करा है, 15-15 साल 14-14 साल और जेल के पीछे सड़ता रहता है, 14 साल 15 साल 19 साल 22 साल के बाद जब वो रिहा होता है बेगुनाह साबित होता है, लेकिन जब तक उसको बेल नहीं मिलती। लेकिन यहां एक महीने के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा घटना हुई, पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया, और एक महीने के अंदर उनको बेल मिलता है और जज बोलते हैं कि कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, इसने तो मारा नहीं था। जुनैद का भाई बोल रहा है ये वही इंसान था जो हमको पकड़ के रखा था जब बाकी लोग हमको आगे चाकू मार रहे थे। इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी स्टेटमेंट को दरकिनार किया जाता है, और सिर्फ इन लोगों को बेल नहीं मिली। आप देखिए पिछले 3 साल में किन किन लोगों को बेल मिली है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मालेगांव बम धमाके में उनका हाथ था, छोड़ दिया। डीजी वंजारा, इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर में उनका नाम था, छोड़ दिया। सुनने में आ रहे हैं इस साल गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, और जो एक पूरा रवायत चला है कि जहां कातिल ही हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं, शायद आने वाले दिनों में हम उनको सत्ता में भी देखेंगे गुजरात के अंदर। एक और नाम है माया कोटनानी, नाम था, कई लोगों का कत्ल करने का गुजरात दंगों में, उनको भी छोड़ दिया। सब कातिलों को छोड़ा जा रहा है, सब गुंडागर्दी करने वालों को छोड़ा जा रहा है, सब लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। एक ऐसे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बनाए जिनके ऊपर 7-7 8-8 बहुत सीरियस धाराएं। अभी जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा है देश में कि करप्शन का, किस तरीके से लालू और उनके पूरे परिवार करप्ट है। अगर एफआईआर तेजस्वी यादव पे है तो एफआईआर तो योगी आदित्यनाथ पे भी है, और छोटी मोटी एफआईआर नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, भड़काऊ भाषण देने का है, गोरखपुर दंगे में दंगा भड़काने का है। उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सीधा गुंडों का राज है। छोटे छोटे जो गली मोहल्ले के गुंडे हैं, उनको भी लगता है कि अभी गुंडागर्दी करने का वक्त है, गुंडागर्दी करेंगे तो शायद हमको भी कोई प्रमोशन मिल जाए। योगी जी तो विधायक बन गए, योगी जी तो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, शायद हमको विधायक ही बना दिया जाए। लेकिन एक चीज को समझने की जरूरत है, इनकी जो मारने की क्षमता है वो बहुत है। हमेशा हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, या रिस्पॉन्ड करना काफी नहीं। एक एट्रोसिटी बेस्ड रिस्पॉन्स तक हम अपनी रणनीति को सीमित नहीं कर सकते। वो जाएंगे, वो मारेंगे, उसके बाद हम उनका लीगल केस लड़ेंगे, जब तक कुछ होगा एक और जगह मार देंगे, 10 जगह और मार देंगे। इनकी विचारधारा को पूरी तरीके से समझना है, इनके जो अभी मंशा है देश के अंदर उसको पूरी तरीके से समझना है, और एक साझा लड़ाई को लड़ना है, और हमको एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना है। क्या विचारधारा है इनकी? बहुत वक्ताओं ने पहले बोला 1925 में जब से आरएसएस बनी, उसका एक काम है इस देश में दंगे भड़काना। इनके तो बड़े बड़े आइडियोलॉग थे, सावरकर, गोलवालकर। वो क्या बोलते थे? गोलवालकर जी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते हैं, गुरु जी बोलते हैं उनको, जब 1930-1940 में हिटलर ने जर्मनी के अंदर 6 करोड़ यहूदियों को कत्लेआम कर दिया, जो होलोकॉस्ट आज भी तारीख में जाना जाता है, उस वक्त वो गुरुजी बोल रहे थे कि हमको हिटलर से सीखना है। जो हिटलर ने यहूदियों के साथ जर्मनी में किया है, वो काम हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ करना है। वो बोले कि हमारे 3 दुश्मन हैं, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे 3 दुश्मन हैं, मुसलमान हमारे दुश्मन है, ईसाई हमारे दुश्मन है, और वामपंथी हमारे दुश्मन है। इन दुश्मनों से लड़ना है। अगर वो दुश्मन बता रहे हैं हमको अपना, तो हम लोग अपने दोस्त हैं, और इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका वफादार आरएसएस उस अंग्रेजों की विरासत को आज भी इस देश में कायम करके बैठा है।
इस देश को बांटो और बांट के इस देश को लूटो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लोकसभा के भाषण में अपने पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं कि आज हिंदुस्तान को 1200 साल की गुलामी से आजादी मिली है। कौन सी 1200 साल की गुलामी की बात कर रहे हैं आप? मैं इतिहास का छात्र हूं, मुझे पता है यार अंग्रेज 200, 250, 300 साल रहे हैं, तो 1200 साल आप किस बात की बात कर रहे हैं? जो मुगल काल था, जो सल्तनत काल था, जब मुसलमानों का शासन था, जब पूरी दुनिया में रियासतें थी, उस वक्त को बोल रहे हैं कि मुसलमान हम पे राज कर रहे थे, मुसलमान इस देश के नहीं है। तो ये छोटे गुण में कहते प्रधानमंत्री ऐसी नफरत की बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं नफरत कहां से आ रही है। आज अगर हम नफरत के खिलाफ हैं तो नफरत के साथ इस देश के हुक्मरान है। और मोदी जी ने तो 1200 साल की बात करी। वीएचपी ने बोला कि पहली बार हिंदू सरकार बनी है, पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो हिंदुत्व को लेकर आएगी इस देश में। अभी ये सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में इतना पागल हो गए हैं कि कुछ भी अमूल जमील बके जा रहे हैं। मोदी जी ने बोला 1200 साल, योगी जी आके बोलते हैं कि ताजमहल हमारे देश का प्रतीक नहीं है। एक शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अब तो हर शाख को उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। मुगल सराय का नाम बदल के क्या है, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। योगी जी बोलते हैं कि अकबर और बाबर को अगर हम फॉरेन इन्वेडर मान लें कि बाहर से आए थे हमारे देश में, उन्होंने यहां राज किया था, तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब सोचिए पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करें। मतलब हर महीने 1000 किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। योगी जी के हिसाब से उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ इतना सा है कि वो बाबर और अकबर को बाहर का इन्वेडर मान ले। इस देश में भुखमरी है। इस देश में जो मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल सबसे कम रोजगार कई सालों में पैदा हुए। तो मोदी जी को योगी जी बताएंगे कि आपने बस एक काम नहीं किया कि आपने तो इतिहास की किताबें बहुत लिखी, बस अकबर और बाबर को आप बोल दीजिए फॉरेन इन्वेडर थे, ये सारी जितनी जॉबलेसनेस की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एक बात इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको ठगा जा रहा है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे और इस चीज के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं तैयार करेंगे, शायद हम में से कोई नहीं बचेगा आगे। ये लोग बोलते हैं संघ के लोग, और इनकी बहुत बड़ी पीआर एजेंसी है, इनका बहुत अच्छे से मार्केटिंग और पैकेजिंग करते हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा किया गया और प्रोजेक्ट किया गया, तो बड़ी बड़ी पीआर कंपनीज उनके मेकओवर में लगी। वो इंसान जिसको लोग समझते थे कि उसका हाथों में खून है, उसको एक विकास पुरुष कैसे बनाया जाए, और बोला कि मूव ऑन, आगे बढ़िए। 2002 में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे बढ़ जाइए, वो चीजों को भूलिए। आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास होगा। बोला भूल जाइए बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, भूल जाइए अलग अलग जगह किस तरह के दंगे किए गए, अब फाइनली आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मजेदार बात यह है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे, ये वो लोग हैं जो बाबर और अकबर से आगे नहीं बढ़े हैं, जिनको याद है कि 500 साल पहले बाबर ने क्या किया था और उस पर राजनीति करते हैं, और 10 साल पहले जो दंगा नरेंद्र मोदी का वहां के चीफ मिनिस्टर से जो हुआ, वो बोलते हैं भूल जाइए। हम उनको बताना चाहते हैं किसी भी नाइंसाफी को हम इस देश में भूलेंगे नहीं, ना ही भुलाने देंगे। उसने के भाई के आंसू हो, ये नजीब के मां के आंसू हो, वो पहलू के बेटे की आह हो या अखलाक के बेटे की आह हो, उनको हम जाया नहीं जाने देंगे। ये सारी आहों को मिला के एक जन सैलाब बनेगा जो इनके फाशिस्ट राज को गिराएगा। इस चीज का हमको संकल्प लेना है। खत्म करते हुए मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला, इस देश में उनकी एक रवायत है, जो अंग्रेजों की रवायत थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि देश को लूटो और देश को बांटो। अगर आज जितने वादे आर्थिक लेवल पे इस सरकार ने किए थे, आज क्या सच्चाई है? यहां आने से पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट की कमेटी बनी, उसने नोटबंदी पे एक रिपोर्ट पेश की और बोला नोटबंदी टोटल फेलियर, टोटल ब्लंडर है, कोई काला धन नहीं था, कोई काला धन नहीं आया, जितने छोटे रोजगार थे सब खत्म हो गए। जो आप बात कर रहे हैं तो रोजगार
देंगे, रोजगार और खत्म हो गए, छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो गए। आप बोल रहे थे कि आतंकवाद रुकेगा, ऐसा कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पार्लियामेंट की कमेटी के अल्फाज है। वो चाहते नहीं कि हम इस बात पे बात करें, वो चाहते नहीं कि जीएसटी के नाम पे जो उन्होंने पूरे इस देश में कहर ढोया है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस को बर्बाद किया है, इस पे कोई बात करे। आपको पता है पिछले 3 साल में अमित शाह जी, जो हमारे बड़े मियाँ के छोटे मियाँ हैं, और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मिलकर बड़े का गोश्त छोटे गोश्त में राजनीति करते हैं, उन छोटे मियाँ का संपत्ति कितना बड़ा है? 300% अमित शाह का संपत्ति पिछले 3 साल में बढ़ा है। वो चाहते नहीं कि हम इस पर बात करें। और ये रिपोर्ट जब टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ अखबारों में आया तो एक दिन नहीं लगा इस रिपोर्ट को हटवाने में। आज ये तो पूरा मीडिया डिस्कोर्स बना के बैठे हैं, बोलते हैं कौन सा देशद्रोह, किसने क्या ट्वीट किया, किसने क्या स्टेटमेंट दिया। ये सोचिए किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से परसेप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 300% संपत्ति सिर्फ 3 साल में बढ़ी है अमित शाह की, और इसको रातों रात उस रिपोर्ट को गायब कर दिया जाता है। अडानी साहब को खुली छूट है। अडानी साहब के खिलाफ कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखा तो उनको उस मैगजीन से रिजाइन करवा दिया। पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जहनों को कंट्रोल करें। हम इस बात को सोचे ना, हम उलझे रहे। किसी दिन घर वापसी के नाम पे, किसी दिन गौरक्षा के नाम पे, और ये गौरक्षा करते हैं। ये बोलते हैं गाय हमारी माता है। हम तो मानते हैं कि गाय तो बस बहाना है, मुसलमान और दलित निशाना है। लेकिन इनसे पूछने वाली बात है कि अगर गाय आपकी बाकी जगह माता है तो मणिपुर और गोवा में क्या है? और किरण रिजिजू साहब को कब गौरक्षक जाके मार रहे हैं? ये बात बहुत समझने की बात है। ये इस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करे बिना अपनी राजनीति नहीं कर सकते। राजनीतिक दुकान खोल रहे हैं, अडानी और अंबानी को इस देश को लूटने के लिए कर रहे हैं, और इसके खिलाफ हम सबको एक मुहिम बनानी है, संकल्प कौन लेना है। बात खत्म करते हुए पिछले वक्ता ने भी बोला, पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपके बोलने से क्या होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बोलेंगे तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा, आपको आतंकवादी बोल दिया जाएगा, जेल के पीछे बंद कर दिया जाएगा, या फिर भीड़ द्वारा मार दिया जाएगा। यहां के हुक्मरानों को एक सीधा संदेश देना चाहते हैं। आप भीड़ भेजिए, आप पुलिस भेजिए, आप केस लगाइए, लेकिन अगर आपको लगता है हम सब लोगों की इंसाफ की आवाजों को बंद कर सकते हैं तो इस मुगालते को छोड़ दीजिए। इस देश के मुसलमान, इस देश के दलित, इस देश के ईसाई, इस देश के वामपंथी और तमाम अमन पसंद, इंसाफ पसंद, इंसानियत पसंद लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे, आपको यहां से निकालेंगे। इस देश में सही मायने में इंसाफ लेकर आएंगे। इस देश में सही मायने में तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र को इस देश में स्थापित करेंगे और आपको इस देश से निकालेंगे। इसी सबको मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।